नमस्कार दोस्तों। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर बहुत सारी बात हो रही है और लोग पानी की चिंता कर रहे हैं, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, पेड़ पौधों की चिंता कर रहे हैं और बहुत सारी चिंताएं हमारे सामने हैं। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि पानी का संकट चहुं ओर है। बहुत सारा जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, वो नीचे जा रहा है और बहुत सारे हैंडपंप या पानी निकालने के जो साधन हैं वो फेल होते जा रहे हैं और टैंकरों की भरमार है। चारों ओर टैंकर दौड़ रहे हैं। जहाँ पर टैंकर की सुविधा नहीं है, लोग बहुत दूर तक नदी नालों में पानी तलाश रहे हैं और नदियाँ सूखी हुई हैं और पानी की प्रतीक्षा है। उम्मीद है कि 16 जून तक मानसून आएगा। उस सबसे पहले हमारे देश में मानसून केरल में आता है और उसके बाद फिर वो हमारी तरफ आता है। तो हम सब मानसून की तरफ देख रहे हैं। दरअसल हम सब लोग कहीं ना कहीं वर्षा के जल पर बहुत बुरी तरह आश्रित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए और हम जो भूजल स्तर है उसको बचाने में भी उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसा हमको देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के चलते हमको बहुत सारी चीज़ों की ओर ध्यान देना है। तो मुझे नरेश सक्सेना जी, जो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, उनकी एक कविता याद आती है और वो कविता कुछ इस तरह से है। मैं नरेश सक्सेना जी की कविता को कोट करना चाहता हूँ, चूँकि मैं अनुपम मिश्रा को भी याद करूँगा जिनकी किताब है कि तालाब अभी भी खरे हैं। मैं नरेश सक्सेना जैसे कवि को याद करूँगा जो पर्यावरण और जल और हमारी समूची पृथ्वी को लेकर कविताएं लिखते हैं। तो मुझे नरेश सक्सेना की कविता याद आती है कि अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैया गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले, कितनी लकड़ी लगेगी शमशान की टाल वाला पूछेगा। गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दहा घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। दरअसल जिस तरह की चिंता नरेश सक्सेना करते हैं कि बेटे बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, उस तरह की चिंता का समय है। तो हम बात कर रहे थे एक पानीदार आदमी की को याद करने की। तो वो पानीदार आदमी है अनुपम मिश्र, जो कहते हैं कि तालाब अभी भी खरे हैं और वो उन्होंने अपने जीवन में जो है वो पानी को लेकर जिस तरह की चीज़ें, चूँकि उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र एक बड़े कवि थे, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, या तरह तरह के गीत बेचता हूँ, हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ऐसे अनुपम मिश्र जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के लड़के थे और वे जीवन भर पानी बचाने की पारंपरिक विधियों को खोजकर देश और दुनिया को वो याद दिलाते रहे। उन्हें 1993 में गांधी प्रतिष्ठान से उनकी जो किताब आई थी छोटी सी कि आज भी खरे हैं तालाब, उन्होंने इस तरह उस किताब के माध्यम से बताया कि भारतीय समाज को ये बताया कि सदियों से हमारे नदी सरोवर पानी जो हम संचय करते आ रहे हैं वो किस तरह से हमारे लिए काम के हैं और किस तरह हमको तालाबों को बचा के रखने की जरूरत है। तो ये अनुपम मिश्र को हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि यदि हम अभी पिछले दिनों देखते हैं कि हमारे रायपुर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरा तालाबों का एक संजाल फैला हुआ है और सारी जगह तालाब थे, पर धीरे धीरे विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, बिल्डिंगों को बनाने के नाम पर तालाब पाटे जा रहे हैं और लगातार तालाब पाटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम ये देखते हैं कि पानी बचाने के अभियान जो हैं उसमें हमारी अपनी भूमिका क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे मित्र हैं ध्रुव शुक्ल, उनकी भी एक कविता पानी को लेकर है। उन्होंने भी इस पर एक अच्छी बात रामचरितमानस से उन्होंने कहा कि मुझे पानी बचाने की राह मिली और मैं तुलसीदास के माध्यम से पानी बचाने को समझता हूँ। तो तुलसीदास की जो कविता जिसको वो कहते हैं कि सरोवर से जीवन की कविता का जैसे कि नदी निकलती है जिसके किनारों की रखवाली के लिए
खड़े वृक्ष नीर छीर विवेक से बड़ी संत सभा जैसे लगते हैं, तो उसी तरह अगर हम रामचरितमानस की एक पंक्ति है, सिमिटी सिमिटी जल भरही तालाब जिमही सद्गुण सज्जन पाही आवा। तो तुलसीदास कहते हैं कि तालाबों में संचित होता जल देखकर लगता है जैसे सज्जनों के पास सद्गुण इकट्ठे हो रहे हैं। राम जीवन जल होकर इसी तरह सबके हृदय में संचित होते रहते हैं। तो ये जो पानी बचाने की विधि जो कहीं ना कहीं तुलसीदास की रामचरितमानस में भी है और वो गुणों से उसको जोड़ते हैं, तो जो तालाबों की बात है या पर्यावरण की बात है, तो हम किस तरह से उसको देखते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। चूंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन संपदा रखने वाला क्षेत्र है और जल जंगल जमीन पे हम कहते हैं कि आदिवासियों का हक है, वो आदिवासी जंगल से उतनी ही चीज़ें लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। पर जो लोग माफिया होते हैं, जो जंगल माफिया होते हैं, भू माफिया होते हैं या प्रकृति का दोहन करते हैं, वो सब लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी जरूरत से ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं और फिर हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे सामने एक पर्यावरण का संकट है। तो दोस्तों, एक खबर आई है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी के शहर केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी जो यहाँ की सरकार है उसने 14 अप्रैल 2023 के बाद पानी की आपूर्ति करने में असमर्थता दिखाई है। वहाँ नहाने पर रोक लगा दी गई है। 10 लाख लोगों के कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है। जिस तरह भारत में पेट्रोल पंप पर जाकर हम पेट्रोल खरीदते हैं, उसी तरह केप टाउन में जगह जगह पानी के टैंकर होंगे और आदमी को 25 लीटर पानी मिलेगा। ज़्यादा पानी मांगने पर या उसकी लूट करने पर आपको पुलिस पकड़ सकती है, सेना आपको पकड़ सकती है। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की दुखद यात्रा जो है पानी को लेकर खास करके वो चालू हो गई है और ये केप टाउन उसका उदाहरण है। यदि पानी का हमने संयम के साथ उपयोग नहीं किया, पानी की बर्बादी को जारी रखा, तो हमको याद करना पड़ेगा। हमने लातूर महाराष्ट्र में देखा था कि जहाँ पे टैंकर से पानी भेजा जा रहा है। आज यदि हम पूरे विश्व में केवल 2.7% जल ही पीने लायक है, तो लोग तरह तरह की अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास के बांधों के पानी का स्तर कम हुआ है, भूमिगत जल स्तर गहरा होते जा रहा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमको पानी रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पानी कैसे रोके, जो पानी बरसात का है उसको कैसे रोके, घर आंगन में पानी बहाए नहीं, पेड़ पौधों को वो सुरक्षित करे। घर आंगन में जो गाड़ियाँ धोते हैं, जो मोटरसाइकिल धोते हैं पानी से, आंगन सीढ़ी, ये सब जो हम पानी बहाते हैं, ये पानी कितनी मुश्किल से हमको मिलता है। पर चूंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए शायद पानी नहीं रख रहे हैं और हमको लगता है कि जो कुछ आज है, पर यदि हमको केप टाउन की तरह पानी खरीदना पड़ा या पानी की राशनिंग हुई, या जिधर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कॉलोनियों में पानी नहीं है, लोग वहाँ रहने नहीं जाना चाहते, बहुत सारे मकान इसलिए भी खाली हैं शहर में कि उस इलाके में पानी नहीं है। तो धीरे धीरे यदि किसी एक इलाके में पानी नहीं है तो वो हो सकता है कि दूसरे इलाके में भी उसकी दिक्कत हो। तो लगातार ये बात सचेत कर रहे हैं लोग कि भाई पानी को हम कैसे बचाएं, और जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको लेकर भी कई इनाम दिए जा रहे हैं कि जो लोग पानी बचाएंगे, जो पेड़ बचाएंगे, समाज उनको भी पुरस्कृत करने की बात जगह जगह हो रही है कि भाई ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो कि पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, जो जल की रक्षा कर रहे हैं, जो जंगल की रक्षा कर रहे हैं, जो जंगल के मित्र हैं, जो जल के मित्र हैं, जो जल को बचाना चाहते हैं, जल को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया में हम ये कह सकते हैं पानी को लेकर इस समय जो है एक बड़ा संकट है। अभी अगर मैं फिर से नरेश सक्सेना की तरफ जाऊंगा और उनकी एक कविता को फिर से याद करता हूं कि आज जब पड़ रही है कड़ाके की ठंड और पानी पीना तो दूर, उससे छूने तक से बच रहे हैं लोग, तो जरा चलकर देख लेना चाहिए कि अपने संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। अरे वह तो शीर्षासन कर रहा है। सचमुच झीलों, तालाबों और नदियों का पानी सिर के बल खड़ा हो रहा है। सतह पर पानी ठंडा और भारी लगता है, डुबकी और नीचे गर्म और हल्के पानी को ऊपर भेज देता है। ठंड से जूझने इस तरह लगातार लगाते हुए डुबकियां, उमड़ता घुमड़ता हुआ पानी जब आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 4 डिग्री क्या
यह 4 डिग्री वह तापमान है दोस्तों जिसके नीचे मछलियों का मरना शुरू हो जाता है। पता नहीं पानी यह कैसे जान लेता है कि अगर वह और ठंडा हुआ तो मछलियां बच नहीं पाएगी। अचानक वह अब तक जो कर रहा था ठीक उसका उल्टा करने लगता है, यानी और ठंडा होने पर भारी नहीं होता बल्कि हल्का होकर ऊपर ही तैरता रहता है। 3 डिग्री हल्का, 2 डिग्री और हल्का और 0 डिग्री होते ही बर्फ बनकर सतह पे जम जाता है। इस तरह वह कवच बन जाता है मछलियों का। अब पड़ती रहे ठंड, नीचे गर्म पानी में मछलियां जीवन का उत्सव मनाती रहती हैं। इस वक्त शीत कटिबंधों में तमाम झीलों और समुद्रों का पानी जमकर मछलियों का कवच बन चुका है। पानी के प्राण मछलियों में बसते हैं, आदमी के प्राण कहाँ बसते हैं दोस्तों। इस वक्त कोई कुछ बचा नहीं पा रहा है, किसान बचा नहीं पा रहा है अन्न को, अपने हाथों से फसलों में आग लगा दे रहा है। माताएं बचा नहीं पा रही है बच्चों को, उन्हें गोद में ले कुओं में छलांग लगा रही हैं। इससे पहले कि ठंडे होते ही चले जाएं, हम चलकर देख लें कि इस वक्त जब पड़ रही है कड़ाके की ठंड, तब मछलियों के संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये नरेश सक्सेना की कविता थी कि पानी क्या कर रहा है। दरअसल जब ठंड में पानी जमता है तो गर्मी में पानी भाप बन के उड़ जाता है या हम उसका दोहन कर लेते हैं। तो पानी क्या कर रहा है, पानी खो गया है। बहुतों की आंखों से पानी खो गया है, बहुत सारे लोगों जो पानीदार लोग थे उनका पानी उतर गया है और बहुत सारे लोग पानी का व्यवसाय कर रहे हैं, पेड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। वो अपनी जरूरत से ज़्यादा उसको तरह तरह की विकास के नाम पर जंगल का सफाया कर रहे हैं। अगर हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, देखा देखी के लिए पेड़ लगाएंगे, हम पर्यावरण को साफ करने की बात करेंगे, पर हमने देखा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता है फरारी के कारण। अभी पिछले दिनों हम सुभाष की बात करने कोरबा गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ के लोगों का जीना हराम हो रहा है। वहाँ की राखड़ और वहाँ का प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि सारे लोग इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी औसत आयु कम हो रही है। पूरा पर्यावरण इस समय यदि प्रदूषित हो रहा है तो उन किन किन कारणों से है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। हम क्या वाकई में पानी की चिंता कर रहे हैं, पेड़ों की चिंता कर रहे हैं, पशु पक्षियों की चिंता कर रहे हैं, अपने आसपास जिस तरह का हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, क्या हम उसको रोकने में कहीं कोई कदम उठा रहे हैं, या हम जो हमारी प्रकृति है जो बहुत सुंदर है, कई तरह के कलर से भरी हुई है, हम उसको नष्ट कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बात सुनते हुए मुझे लगा कि पर्यावरण को लेकर एक बातचीत की जाए और जो कुछ भयावह हो रहा है उसको देखा जाए और उन लोगों को याद किया जाए जो पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो अनुपम मिश्र हो, चाहे नरेश सक्सेना हो, चाहे राजेंद्र सिंह हो। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जो पानी के लिए काम कर रहे हैं, जो नदी बचाने के अभियान में लगे हैं। क्योंकि जब हमारी सारी सभ्यता वो नदियों के किनारे है, समुद्र के किनारे, हम कह सकते हैं कि पानी के किनारे हैं। और जैसे पानी मछलियों को बचाता है उसी तरह पानी हमारे जीवन को बचाता है, पेड़ हमारे जीवन को बचाते हैं। और हम उनसे प्रकृति से जो कुछ लेते हैं, हम प्रकृति से जो कुछ हमको प्रकृति उदारता से देती है, हम प्रकृति के प्रति कितने ईमानदार हैं ये हमको सोचना चाहिए। नमस्कार।